हाँ भाई ध्यान दे इधर। कल के दिन हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लिए वेक्टर्स लिया था। वेक्टर्स को रिजॉल्व करना मतलब वेक्टर्स के टुकड़े करना, उसके पार्ट्स करना। बराबर। वेक्टर्स के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? इन्फानाइट। बराबर। वेक्टर के एक प्लेन में, एका प्लेन मध्ये किती तुकडे मॅक्सिमम असू शकतात? दोनच। एक प्लेन में सिर्फ दो ही मैक्सिमम कंपोनेंट्स, उन्हीं को हम कंपोनेंट बोल रहे हैं। रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन अ प्लेन कैन बी मैक्सिमम 2। बराबर। अच्छा, वेक्टर्स के जो हम टुकड़े कर रहे हैं, जिसको हम कंपोनेंट बोल रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई में ही हो। पहला टुकड़ा तुम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, दूसरा टुकड़ा पहले वाले को हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। बराबर। हमने कंसेप्ट लिया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को रिजॉल्व करना। वेक्टर्स को रिजॉल्व करना मतलब वेक्टर के पार्ट्स करना। अगर मैं कोई वेक्टर ले रहा हूं, लक्ष्य देखना, मैंने कोई वेक्टर लिया, ये वाला ए वेक्टर। ए वेक्टर ने हॉरिजॉन्टल के साथ में यहां पर कुछ एंगल बना रखा है थीटा। मैंने बोला ये जो ए वेक्टर है, इसका इसके टुकड़े लो। पहला टुकड़ा ले लो इस डायरेक्शन में। अगर मैं पहला वाला कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट ले रहा हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये होगा वो। और ये जो वेक्टर होगा, वेक्टर का टुकड़ा वेक्टर ही होगा। इसको अगर मैं नाम दे दूं ए एक्स, तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का, पेरेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। और इस वेक्टर को ए एक्स को परपेंडिकुलर आएगा इस तरफ, दूसरा इस तरफ तो आ नहीं सकता। अगर मैं दूसरा वाला ये लूंगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा, मुझे यही लेना पड़ेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। इसी के टुकड़े किया हमने ये वाला। ये जो वेक्टर है इसको नाम दे रहे हैं हम ए वाई। ए वाई का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो मुझे मिल चुका है, मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। अगर इसके साथ थीटा के साथ इसके साथ कॉस गया है, वेक्टर ने इस वाले कंपोनेंट के साथ एंगल बना रखा था थीटा, तो इसके साथ जाएगा कॉस, और दूसरे वाले के साथ में साइन। दोनों भी जो ये कंपोनेंट है, ये जो ए एक्स और ए वाई है, ये दोनों इस वेक्टर के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। इनको क्या बोलेंगे अपन? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स है ये। बराबर। अच्छा, अगर मैंने बोला कि मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स और ये वाई, इधर नेगेटिव एक्स और इधर नेगेटिव वाई, और इसके ऊपर मैं अलग अलग वेक्टर्स ले रहा हूं, मुझे सिर्फ कंपोनेंट बताओगे। अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई, किसी भी डायरेक्शन में हम ले सकते हैं, लेकिन अलॉन्ग एक्स और अलॉन्ग वाई ही लेंगे। मैंने बोला एक वेक्टर है मेरे पास ये वाला, ये वेक्टर है पी वेक्टर, और पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। इसने एंगल बना रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री। तो इसके कंपोनेंट्स बताओ अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई। इसका पी वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट इधर रहेगा क्या? ये होगा, है ना। और ये वाला जो वेक्टर होगा इसको नाम दे रहा हूं मैं पी एक्स वेक्टर। पी एक्स का वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा पी का मैग्नीट्यूड इनटू, इसने एंगल बना रखा है, इस वाले कंपोनेंट ने एंगल बनाया इसके साथ में 30, तो इसके साथ में आएगा cos 30। वैल्यूज पट करेंगे, p का मैग्नीट्यूड 10, cos 30 √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3 न्यूटन एक कंपोनेंट। और दूसरा कंपोनेंट आएगा इधर, यही होगा ना। ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको नाम दे रहा हूं मैं पी वाई। जो पी वाई होगा वो p का मैग्नीट्यूड 10 इंटू साइन ऑफ 30। साइन 30 की वैल्यू मतलब बचेगा कितना? ये 5 न्यूटन। क्लियर है इतना? मान लो अगर मैं कोई वेक्टर लेता हूं कुछ इस तरफ, ये ले लिया मैंने, ये वेक्टर, ये वाला, और ये जो वेक्टर है ये है क्यू वेक्टर।
इस क्यू वेक्टर ने y एक्सिस के साथ में या फिर वर्टिकल बोल दो, वर्टिकल के साथ एंगल बना रखा है 45 डिग्री, और ये जो क्यू वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है 10 अंडर रूट 2 न्यूटन। तो इस क्यू वेक्टर के अब मैं कंपोनेंट ले रहा हूं अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई, मींस पहला वाला कंपोनेंट अगर मैं वर्टिकल लेता हूं तो दूसरा हॉरिजॉन्टली जाने वाला है, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। मींस क्यू वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा। ये वाला जो कंपोनेंट होगा उसको मैं क्यू एक्स बोल दूं क्या, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्यू वाई होगा, इक्वल्स टू क्यू वाई का मैग्नीट्यूड, क्यू का मैग्नीट्यूड इनटू इस वाले कंपोनेंट ने एंगल बनाया है 45 डिग्री, तो इसके साथ कौन जाएगा, कॉस कंपोनेंट, कॉस ऑफ 45, क्यू का मैग्नीट्यूड 10 रूट 2 और कॉस 45 1 बाय रूट 2, रूट 2 रूट 2 10 न्यूटन। ऐसे ही क्यू एक्स, क्यू का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ 45, इसके साथ इस वाले कंपोनेंट के साथ कॉस गया है तो इसके साथ साइन जाएगा, क्यू का मैग्नीट्यूड 10 रूट 2 साइन 45 रूट 2 ये बच गया 10 न्यूटन। अभी समझ के लो, मेरे पास दो वेक्टर थे क्या, एक वेक्टर था ये p वेक्टर, दूसरा वेक्टर था q वेक्टर, बराबर। इस p वेक्टर के हमने दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा इधर गया दूसरा टुकड़ा ऊपर गया, और q वेक्टर के कंपोनेंट्स, एक टुकड़ा इधर गया दूसरा टुकड़ा इधर गया। अभी लक्ष्य दिया, ये जो py है और जो qy है क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का एडिशन होगा क्या, अगर दो वेक्टर ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर दोनों ऊपर की तरफ है तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का एडिशन। मतलब अब मैं अगर ये वाला पी वाई और क्यू वाई वेक्टर, पी वाई वेक्टर प्लस क्यू वाई वेक्टर पूछूं तो वो 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन 15 न्यूटन होगा क्या, तो ये दोनों मिलकर के एक ही वेक्टर बन गए ऊपर की तरफ, कितना 15 न्यूटन, बराबर। अभी हॉरिजॉन्टल वाली देखो, ये वाला वेक्टर पी एक्स वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है और ये क्यू एक्स वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है क्या, बराबर ना, तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, बड़े वाले मैग्नीट्यूड में से छोटे वाले मैग्नीट्यूड को सबट्रैक्ट करेंगे, ये वाला कितना है 5 और रूट 3, ये वाला कितना है 10, 5 रूट 3 10 से छोटा होगा बड़ा होगा, छोटा होगा, 5 इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.71 कितना आएगा, हाँ तो ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं सिर्फ, 5 इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.7, 17 5 जा 8.5 के आजू बाजू में, ये वाला 8.5 है और इधर कितना कर रहा है 10, बड़ा कौन है ये वाला इस तरफ, तो हमारा रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इस तरफ, तो ये हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा 10 माइनस ये वाला 8.5 कितना आ जाएगा 1.5 न्यूटन, बराबर। अब ध्यान से देखो, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये दो ही वेक्टर बचे क्या हमारे पास, और दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर आएगा क्या, यही आएगा ना, कितना आएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं क्या हम, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस बाकी तो cos 90 है, जीरो वो गायब हो जाने वाला है। और सोच के देखो, अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगाता इसके लिए और इसके लिए, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहीं ना कहीं इधर कहीं जाना चाहिए था क्या, कुछ कुछ इससे जैसा है, तो भी वो रिजल्टेंट इतना ही होगा। समझ में आ रहा है, रिजॉल्व करके भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, मींस रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो ना मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, इसके ऊपर मेरे पास कुछ वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ये,
ये एक वेक्टर है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 45 डिग्री। और ये जो वेक्टर है ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम 10√2 न्यूटन। फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे पास और एक वेक्टर है जे बार, ये वाला वेक्टर, बात हजम नहीं होगी। ये वेक्टर है वो, और ये जो वेक्टर है ये है पी वेक्टर। और पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे अपन 20 न्यूटन, जिसने एक्स एक्सिस के साथ मान लो ये वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री। और मेरे पास और एक वेक्टर है, कौन सा? जे वाला। ये वेक्टर ले लिया मैंने। ये वाला वेक्टर, ये वाले वेक्टर को नाम दे देंगे हम क्यू वेक्टर। क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 40 न्यूटन, जिसने वर्टिकल के साथ में ये वाला जो एंगल है ये एंगल बना रखा है 30 डिग्री। ऐसे मेरे पास 3 वेक्टर है। 4 ले लूं तो थोड़ा और क्रिटिकल बना देंगे। पर हमारे पास चौथा वेक्टर है ये वाला। ये एक वेक्टर है आर वेक्टर, और आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ले लेंगे 25 न्यूटन। ले लो 25 न्यूटन, जिसने हॉरिजॉन्टल के साथ में ये वाला एंगल बना रखा है 30 डिग्री। मेरे पास 4 वेक्टर है और इन चारों वेक्टर को मुझे ऐड करना है। 4 वेक्टर्स को ऐड करना है, एक साथ ऐड करेंगे हम लोग। यार एक साथ ऐड करेंगे, एक काम करेंगे अपन, इन सभी के टुकड़े करके किसके तरफ? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में अपन टुकड़े ले लेंगे। टुकड़े फिर हमारे पास 2 ही डायरेक्शन में मिलेंगे, फिर उन टुकड़ों को ऐड करेंगे, फिर उनका जो रिजल्टेंट है वो निकालेंगे। एक एक करके कंपोनेंट्स निकालते चलेंगे। सबसे पहला वाला वेक्टर ले लेंगे अपन, ये वाला जो वेक्टर है इसका कंपोनेंट मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर इसका कंपोनेंट इधर ही आएगा, पर मैं ड्रॉ इधर कर रहा हूं। इसका कंपोनेंट इस तरफ, अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ये भी तो 45 डिग्री होगा। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? ए एक्स की वैल्यू 10√2 इंटू कॉस ऑफ 45, क्योंकि ये इस वाले टुकड़े ने इस पैरेंट वेक्टर के साथ में एंगल बनाया है तो कॉस इसके साथ ही आएगा ना। इक्वल्स टू 10√2 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, √2 कैंसल। मतलब इसको मैं हटा करके सीधा सीधा 10 लिख दो, चलेगा क्या? इसका एक टुकड़ा 10 इधर है और एक टुकड़ा ऊपर की तरफ ही जाएगा क्या? नीचे जाएगा क्या? इसी तरफ जाएगा, तभी तो रिजल्ट आपको ये मिलेगा। ये जो कंपोनेंट है ये है ए वाई, और ए वाई का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 10√2 साइन 45, साइन 45 1/√2, 1/√2 और √2 कैंसल। यहां मिला 10 न्यूटन। ध्यान से देखो, ए एक्स 10 है, ए वाई भी 10 है। ये तो गायब हो गया, ये तो गायब हो गया ना। इसको हटा देंगे अपन। अब मेरे पास 2 वेक्टर है, एक के 2 कर दिए अपन ने। और इस पे चले जाओ। अब दूसरा वाला जो वेक्टर है इसके कंपोनेंट लेंगे अपन। इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा। ये वाला कंपोनेंट मैं डायरेक्ट लिखूं क्या? पी एक्स होगा। पी एक्स, पी का मैग्नीट्यूड 20 इंटू ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा क्या? तो इस कंपोनेंट के साथ इस वाले वेक्टर ने इसी के साथ में एंगल बना रखा है, तो कॉस कंपोनेंट किसके साथ जाएगा? इसी के साथ। 20 इंटू कॉस ऑफ 30 इक्वल्स टू 20 कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 1 जा 2, 10 जा, मतलब ये फाइनल मुझे कितना मिलेगा? 10√3। तो इसको 10√3 लिख के रख दो, ये वाला। और इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, ये होगा पी वाई। जो पी वाई होगा वो 20 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 20 कितना बचेगा? 10। तो ये वाला जो पी वाई है वो 10 न्यूटन होगा क्या? इसके बाद इसके टुकड़े करेंगे। अब डायरेक्ट जल्दी बताओगे। इसका एक कंपोनेंट जाएगा इधर, एक कंपोनेंट नीचे,
ये वाला कंपोनेंट क्यू एक्स होगा और ये वाला क्यू क्यू वाई के साथ में, सिंस ये वाला एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 होगा, तो इसके साथ में कॉस कंपोनेंट जाएगा, कॉस कंपोनेंट 40 कॉस 30 की वैल्यू √3/2 2 और ये 20, तो इसको मैं गायब कर दे रहा हूं। मेरी शक्तियां कहां गई? ये आ गया हमारे पास क्यू वाई, और क्यू वाई की वैल्यू कितनी आई? 20√3 न्यूटन। ये भी गायब हो चुका है, ये भी गायब हो चुका है, इसके दो टुकड़े कर दिए अपन ने। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो 40 साइन 30 आएगा, साइन 30 1/2, तो ये बचेगा कितना? सिर्फ 20। इसको कर दिया अपन ने गायब, ये बचा सिर्फ 20। और इसके भी टुकड़े ले लेंगे, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट नीचे जाएगा। ये वाला जो होगा वो आर एक्स होगा, आर एक्स विल बी 25 इंटू कॉस ऑफ 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 आएगा, तो इसको न्यूटन कर देंगे 12.5 इंटू √3, और ये वाली वैल्यू आर वाई विल बी 25/2 न्यूटन होगा क्या? अभी ध्यान दो, अब हमारे पास वेक्टर्स कैसे बचे हैं? एक्स डायरेक्शन में एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है ना, और एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। हमने बोला जो सभी फोर्सेस है एक्स डायरेक्शन में उन सबको ऐड करेंगे, फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू, अब वेक्टर्स होते हैं, फोर्सेस वेक्टर है, ये सब वेक्टर को ऐड कर रहे हैं ना अपन, तो अपन एक साइन कन्वेंशन चूज कर लेंगे कि जो राइट साइड की तरफ वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं वो पॉजिटिव, और जो लेफ्ट की तरफ ऐड कर रहे हैं वो नेगेटिव। चलेगा? हमारा आंसर अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब हमारा रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट राइट साइड में है, और अगर आंसर नेगेटिव आया तो रिजल्टेंट लेफ्ट साइड में। ये समझ में आ रहा है? हम निकाल रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी को ऐड करेंगे अलजेब्रिकली। जो राइट की तरफ है वो पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ वाले नेगेटिव, वो वाला ए एक्स पॉजिटिव होगा प्लस क्यू आर एक्स, सॉरी आर एक्स पॉजिटिव होगा, ये वाला माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स, यही होगा क्या? अब वैल्यू पुट करके देखो, ए एक्स की वैल्यू 10 प्लस ऑफ आर एक्स की वैल्यू 25 इंटू √3/2 माइनस ऑफ पी एक्स, यही है क्या? पी एक्स ये 10√3 माइनस ऑफ क्यू एक्स, यही है क्या? 20 इक्वल्स टू, देखो सॉल्व करके कितना आएगा? -20 प्लस 10 कितना आ जाएगा? ये तो -10 बचेगा, है ना? यहां पर इक्वल्स टू ये 25 √3 कॉमन ले लो, ये √3 कॉमन लिया तो 25/2 माइनस 10 ही बचेगा क्या यहां पर, और ये 10 में से -20 गया तो -10, इसको सॉल्व कर लेंगे। 25/2 मतलब 12.5 माइनस 10 2.5 मतलब 5/2 है क्या? ये कितना हो जाएगा? 5/2 √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? माइनस ऑफ 10 न्यूटन, इसको ऐसे ही रख रहा हूं, चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, वैसे कंसेप्ट बता रहा हूं। और दूसरा मैंने बोला यार ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक ही डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट एफ ऑफ वाई बोल देंगे, एफ ऑफ वाई। अब फिर से साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, जो ऊपर की तरफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको पॉजिटिव मान लो और नीचे की तरफ एक्ट करने वाले फोर्सेस नेगेटिव, तो ऊपर अब सीधा सीधा ऐड करेंगे, ये 10 और 10 सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, 10 प्लस 10 माइनस ऑफ ये वाला 20√3 माइनस 25/2, यही होगा 10 प्लस 10 20 माइनस ऑफ जो भी आएगा, ये वाला 20 क्या ही ले लो, ये 12.5 होगा, 20√3 मतलब कितना? 17 2 जा 34 है, 34 माइनस 12.5 21 पॉइंट समथिंग आएगा, कर लो यार
20√3 माइनस ऑफ 25/2, यही आएगा क्या? अब सोच के देखो, इन चारों फोर्सेस को, एक्स डायरेक्शन वाले फोर्सेस को ऐड किया मैंने, एफ ऑफ एक्स मिला, वाई डायरेक्शन वाले फोर्सेस को ऐड किया, एफ ऑफ वाई मिला, मतलब मेरे पास दो ही फोर्स मिले क्या? और अब इन दोनों का रिजल्ट निकाला जा सकता है क्या? पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये समझ में आ रहा है? कंपोनेंट्स कहाँ इंपॉर्टेंट होंगे? ज्यादा फोर्सेस एक साथ अगर आ गए तो हम उनके टुकड़े कर देंगे, कुछ इस तरह से टुकड़े करेंगे कि अपन सॉल्व कर सके उनको, बराबर? अभी ध्यान दोगे। इसके अलावा ये जो कंपोनेंट है, ये ज्यादातर हम फ्रिक्शन में यूज करेंगे, इंक्लाइन प्लेन्स पर, जहां पर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है रिजॉल्व करने में। समझा? मैं क्या करते हैं, एक ऐसा कोई तो भी प्लेन है जो कि इंक्लाइंड है, मतलब पुल, फ्लाईओवर होता है ना, ये ग्राउंड सीधा, फ्लाईओवर इधर से गए फिर ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ने लगे, तो ये रास्ता, ये फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पर है, कितना? इसको मैं बोल रहा हूं थीटा, ये वाला थीटा। अब मैंने बोला ये जो फ्लाईओवर है, मतलब ये इंक्लाइन प्लेन, इसको नाम क्या दिया जाएगा? इंक्लाइंड प्लेन। ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा है। और अब मैं इसके ऊपर एक मास रख रहा हूं, ये रख दिया मैंने एक ब्लॉक जिसका मास m है। तो इसके ऊपर एक्ट करने वाले फोर्सेस देखो, इसके ऊपर एक्ट करेगा इसका खुद का वेट, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा mg, नीचे की तरफ, धरती हमारी मां है और ये हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, ये क्लियर है ना? तो इसका वेट नीचे की तरफ, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि इसके ऊपर एक्ट करने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो इसका जो वेट है वो mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, बराबर ना? और क्या ही ले लोगे, इसके ऊपर धरती ने, ये जो स्लोप है, मतलब इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन इसके ऊपर एक रिएक्शन लगाएगी जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एक तरह का फोर्स है जो हमको बचा करके रखेगी। एक्चुअली जो हमारा वेट है वही नॉर्मल रिएक्शन, अगर मैं ऐसा हूं, अरे यार, अगर मान लो ऐसा कोई एक, अपन तो अपना वजन करते हैं क्या, वजन करने के लिए हमारे पास वो मशीन होती है ना, हम वो मशीन के ऊपर ऐसे चढ़ जाते हैं, हमारा वेट नीचे की तरफ, और वो जो मशीन है वो उतना ही फोर्स रिएक्शन लगाती है, वो न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो भी उतना ही, जितना मेरा वेट है उतना ही रिएक्शन लगाएगी। अपन स्टेबल हो जाते हैं ना, तो हमारा जो वेट है वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारे वेट के इक्वल है, और वो मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन। अब सोच के देखो, अगर तुम उसी मशीन के ऊपर ऐसा ऐसा दबाओगे, उसके ऊपर खड़े खड़े ऐसे दबाओ, तो क्या तुम्हारा वजन ज्यादा दिखेगा? दिखता है? ऐसा दबा के देखो ना, वो थोड़ी देर के लिए काटा ऐसे जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर मैं स्टेबल रहूंगा तो ही जितना नॉर्मल रिएक्शन है वो मेरे वेट के इक्वल होगा, मैं दबाऊंगा तो वो भी तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा देगा। ये समझ में आ रहा है ना? नॉर्मल रिएक्शन कहाँ एक्ट करता है? हमेशा दो बॉडी जब कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। और कैसे एक्ट करेगा? कांटेक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर, कांटेक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर। तो मैंने बोला ये ब्लॉक था, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का कांटेक्ट सरफेस यही है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन मतलब फोर्स ही है, और ये फोर्स वेक्टर है, वेक्टर कैन बी मूव एनीवेयर, तो मैंने इसको यहाँ उठा के रख दिया, चल जाएगा। चलो, और क्या एक्ट करेगा इसके ऊपर? मैंने बोला इसके ऊपर एक्ट करेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी एक फोर्स होता है, आगे हम फ्रिक्शन पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को रेजिस्ट करे, मोशन को रेजिस्ट करे या फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन को रेजिस्ट करे। जिस तरफ भी बॉडी पार्टिकल जाने वाला है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट करेगा। और कहां एक्ट करेगा? कांटेक्ट सरफेस पर। किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? मोशन जिस तरफ होने वाला है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे एक्ट करेगा? सरफेस को टेंजेंशियल, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर एक्ट करता है, फ्रिक्शन फोर्स सरफेस को टेंजेंशियल। तो ये नॉर्मल रिएक्शन देखो, इस कांटेक्ट सरफेस पर परपेंडिकुलर इधर एक्ट करेगा, और अगर मैं इस ब्लॉक को छोड़ू तो ये नीचे की तरफ इधर जाना चाहेगा, हो सकता है फ्रिक्शन उसको बचा रहा है, हो सकता है वो नीचे ऐसे स्लाइड हो रहा है। तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। कहां एक्ट करेगा? कांटेक्ट सरफेस के
ऊपर, कॉन्टैक्ट सरफेस पर ही। कैसे एक्ट करेगा? टेंजेंशियल, तो यहां एक्ट करेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स जे बार। इस तरफ एक्ट कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, मैं इस फ्रिक्शनल फोर्स को एफ आर लिख दे रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स। ये तीन फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। अब मैंने बोला यार एक काम करेंगे अपन, ये जो फोर्सेस है ना ये तो तीन हो गए, अपन इनको रिजॉल्व कर देंगे। किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे? रिजॉल्व अपन किस में डायरेक्शन में कर सकते हैं? हमने बोला सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे अलोंग द प्लेन, इस वाले प्लेन के अलोंग, या फिर इसको परपेंडिकुलर। तो देखो ये वाला फोर्स तो इसी के अलावा, इन शॉर्ट ऐसा समझो कि ये जो प्लेन है ना इसको तुमने एक्स एक्सिस बना दिया। अब तक जो एक्स एक्सिस ऐसा था, वाई एक्सिस ऐसा था, इसको तुमने टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा कर दोगे तो ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो जाएगा और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो तुमने इसको इन रिजॉल्व करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अलोंग द प्लेन। तो ध्यान से देखो आर एन तो ऐसे ही एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स तो ऐसे ही एक्ट कर रहा है, इसको और इसको टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम तो ये क्रिएट कर रहा है एम जी। हमने बोला इसके टुकड़े करेंगे। इसके टुकड़े करने के लिए कैसे टुकड़े करना है? इसका एक कंपोनेंट जाएगा इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा क्या? तभी तो इन दोनों का, कहां गया मेरे हाथ से जा रहे, मस्त है ये ऐसा। अरे यार इन दोनों का रिजल्टेंट यही होगा ना, इसी के टुकड़े अपन नहीं लेंगे, बराबर। अब इसके मैग्नीट्यूड्स हैं कितने वो देखना पड़ेगा मुझे। हमने बोला ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है क्या? ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, होगा क्या? समझा? और अब देखो ये और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है क्या? परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री। इस 90 डिग्री में से ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? अरे यार 90 माइनस थीटा प्लस ये कितना है मुझे पता नहीं, इसको मैं एक्स बोल दे रहा हूं। तो 90 माइनस थीटा प्लस एक्स कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए क्या? अरे यार 90 माइनस थीटा प्लस एक्स टोटल 90 के इक्वल होना चाहिए ना। तो 90 माइनस थीटा प्लस एक्स 90, 90 माइनस थीटा प्लस एक्स 0, इसका मतलब एक्स की वैल्यू, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, बराबर। अब सोच के देखो ये जो mg है, इस mg का एक कंपोनेंट इधर है, दूसरा कंपोनेंट इधर है, तो mg का ये वाला जो कंपोनेंट है उसी ने mg के साथ थीटा एंगल बनाया क्या? तो ये वाला कंपोनेंट आएगा mg cos ऑफ थीटा और ये वाला कंपोनेंट आएगा mg sin ऑफ थीटा। क्लियर है क्या? अब देखो हमारे पास ये तो गायब हो गया, इसके तो टुकड़े कर दिया अपन ने, ये गायब हो गया। अब एक वेक्टर है ये वाला फ्रिक्शन, दूसरा mg sin थीटा, तीसरा mg cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन। ये जो mg cos थीटा ये नॉर्मल रिएक्शन को शायद बैलेंस कर रहा होगा, है ना। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा mg से, ये mg वेट नहीं है, वेट का टुकड़ा है, ये जो पूरा वजन mg नीचे आ करा था ना, इस वजन में से एक वजन ये वाला इसको नीचे लाना चाहता है, दूसरा वजन इसको इधर ढकेलना चाहता है। तो ये वाला जो फोर्स है वो इधर ढकेल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन उसको बचा के रखा है। ना तो नॉर्मल रिएक्शन इससे बड़ा होगा ना तो छोटा होगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन छोटा हुआ तो ये अंदर घुस जाएगा, पुल टूट जाएगा, और अगर नॉर्मल रिएक्शन बड़ा है तो ये ब्लॉक पुल के ऊपर से इधर ऊपर भाग जाएगा। पर ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, बराबर। तो ये mg को rn बैलेंस कर दे रहा है, ये वाला फ्रिक्शन इसको बैलेंस करेगा mg sin थीटा, शायद बैलेंस करे ना करे वो तो डिपेंड करता है कि उसका मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो रुका हुआ है तब तो पक्का बैलेंस करना है। ये समझ में आ रहा है? तो जो हमें रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी वो ज्यादातर यहां पड़ेगी। क्लियर है इतना? चलो इसके बाद हमने वेक्टर्स को रिजॉल्व किया था 3 डायमेंशन में, किया था नहीं किया था? 3 डायमेंशन में भी लिया था ना, वेक्टर के कंपोनेंट्स इन 3 डायमेंशन ax ay
ए जेड, और उसी को फिर कुछ ऐसा लिखा था, जो कोई वेक्टर है ए वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ऑफ ए जेड के कैप। कुछ कुछ एग्जाम्पल के लिए जो वेक्टर्स होंगे वो मान लो ए वेक्टर ये 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस ऑफ 6 के कैप है, ये 5 है। तो इस हिसाब से जो ए एक्स है वो स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन है, और उसकी वैल्यू कंपेयर किया तो 4 है। जो ए वाई है वो स्केलर कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, और उसकी वैल्यू 5 है। और स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, उसका कंपोनेंट, उसका मैग्नीट्यूड 6 है, बराबर। और अब अगर मैं बोलता हूं कि इस ए वेक्टर का पूरा मैग्नीट्यूड बताओ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इतना क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं यही क्वेश्चन दे दूं कि मुझे बताओ ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप कितना, कैसे निकालोगे? वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करेगा। वेक्टर कौन है? 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड यही है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बाकी तो सॉल्व करने के बाद मिलेगा, बराबर। इसके अलावा हमने कुछ कंसेप्ट डायरेक्शन कोसाइंस के भी पढ़े थे। डायरेक्शन कोसाइंस ये कुछ भी नहीं तो कॉस ऑफ द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस। अगर किसी वेक्टर ने, इसके केस में बता रहा हूं, अगर किसी वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बनाया है तो कॉस ऑफ अल्फा ये डायरेक्शन कोसाइन होगा। डायरेक्शन कोसाइन इन एक्स डायरेक्शन, कॉस ऑफ अल्फा विल बी ए एक्स अपॉन में ए, कॉस ऑफ बीटा विल बी ए वाई अपॉन ए, एंड कॉस ऑफ गामा इज ए जेड अपॉन में ए। स्केलर, ये कल के दिन अपन ने प्रूव किया था, स्केलर कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ होल वेक्टर। स्केलर कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, स्केलर कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में होल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्लियर है? अच्छा, तो ये जो कॉस ऑफ अल्फा है, कॉस ऑफ बीटा है और कॉस ऑफ गामा है, इनको बोला जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर है? अभी इसके अंदर जहां हम कल रुके थे उसके आगे ऐड करोगे प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस पहले समझ के लो, उसके बाद लिख लेना। लक्ष्य जा, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना, इनको अगर मैं ऐड करूं, मतलब कॉस ऑफ अल्फा, इसके स्क्वायर को अगर मैं ऐड करूं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसको अगर मैं ऐड करूं तो मुझे कितना मिलेगा पता नहीं। कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब इसका स्क्वायर होगा क्या, ए एक्स बाय ए का स्क्वायर प्लस ऑफ ए वाई बाय ए का स्क्वायर प्लस ए जेड बाय ए का स्क्वायर होगा, विल बी इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर होगा क्या, इक्वल टू, अरे भाई ये ए का स्क्वायर सभी के लिए बेस सेम है तो उसको एक साथ ले लिया मैंने, इक्वल्स टू ये ए का स्क्वायर, और ध्यान से देखो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, कहां है वो, ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो होगा वो अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर होगा क्या, और ए का अगर मैं स्क्वायर ले लूं ये रूट हट जाएगा क्या, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो इस पूरे को एक साथ क्या लिख सकता हूं मैं, ए का स्क्वायर, ये हो गया ए का
स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू, तो इस हिसाब से डायरेक्शन कोसाइंस का जो सम होगा, डायरेक्शन कोसाइंस का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा। इसको कर लो डब्बा। ये पहली प्रॉपर्टी, ये हटा दो क्या। प्रॉपर्टी नंबर 1, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज 1। यहां तक आ गई क्या? अभी समझ लो, मेरे को बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं, प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा को प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 है क्या? अभी मजा आएगा ना बेटो। ये वाला 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 होगा क्या? 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होगा क्या? अच्छा ये प्लस नहीं है, ये माइनस आएगा, ये वाला माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होगा। अभी इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूं। साइन स्क्वायर अल्फा को अगर इक्वल साइन के उस तरफ लेकर के गया तो प्लस हो जाएगा क्या? साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा को इक्वल साइन के उस तरफ लेकर के गया तो प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू, इन तीनों को उधर लाया, इस 1 को इधर ला रहा हूं, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये मिल गई अपने को सेकंड प्रॉपर्टी। डायरेक्शन कोसाइन एंगल्स का साइन टर्म अगर लेंगे तो उनका एडिशन, उनके स्क्वायर्स का एडिशन 2 मिलता है। लिख लिया था? झाला क्या? कसबीताई करते ना इधर छोरा लोग, समझ रहे हैं ये? डायरेक्शन कोसाइंस अपने को नीट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर था वो वेक्टर्स में तो ले लिया मैंने। जे कंपोनेंट आहे ते कामाचे, जो कंपोनेंट लिया है अपन ने वो बहुत काम के हैं, आगे अपने को बहुत यूज होंगे। ये हटा दो क्या? अच्छा अभी समझ गया। फिर से कंपोनेंट का एक कॉन्सेप्ट, मान लो ना मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला, ये जो वेक्टर है ये है 10 न्यूटन, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है 30 डिग्री, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? 10 इंटू कॉस 30 मीन्स √3/2, और वर्टिकल कंपोनेंट इधर ही जाएगा क्या? है ना, नीचे तो जाना नहीं है, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट ये होना चाहिए, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? 10 इंटू साइन 30 दैट इज 1/2। ये क्लियर है? पर अगर मैं कोई वेक्टर ले लेता हूं इसी तरफ, ये वाला वेक्टर, और ये जो वेक्टर है ये ए वेक्टर नाम दे दिया मैंने, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन।
अब मैंने बोला इस वेक्टर के दो टुकड़े करो, कंपोनेंट निकालो। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल होना चाहिए। तो कितना आएगा? दोनों कंपोनेंट कुछ इस तरह से होने चाहिए कि उनका रिजल्टेंट ये खुद मिले। तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इसी तरफ जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कंपोनेंट इसके अलावा नहीं आने दो, तो दूसरा तो सीधी सी बात है ऊपर ही जाएगा, है ना। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना रहेगा पता नहीं, ए वाई नाम दे दो और इसका ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो ए एक्स होगा। ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर 10 आना चाहिए, क्या होगा ना। तो ए वाई की वैल्यू कितनी होगी? अरे यार ये दो वेक्टर्स मिलेंगे ना मुझे, एक ए वाई और एक ए एक्स। ए एक्स और ए वाई का मैग्नीट्यूड 10 आना चाहिए, क्या? ये जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर होगा, क्या है ना। तो ये वैल्यू यहां पर आर की वैल्यू रिजल्टेंट 10 ही आनी चाहिए, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वाई की वैल्यू कितनी, ए एक्स की वैल्यू। इसका कंपोनेंट निकालेंगे ना, ए एक्स ये वाले कंपोनेंट ने इसके साथ में पैरेलल वेक्टर के साथ में कितना एंगल बनाया है? 0 डिग्री बनाया, क्या है ना। तो इसका कंपोनेंट कितना आएगा? ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ 0 आएगा ना, इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड 10 कॉस 0 0, मतलब ए एक्स की वैल्यू 10 है और ए वाई का मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, ए वाई विल बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड ए इंटू साइन ऑफ 9 ना, साइन 90 कैसे, साइन 0 रहेगा ना, साइन 0 साइन कंपोनेंट इसके साथ में बराबर, और साइन 0 होता है साइन 0 0, तो ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0, तो इसका कंपोनेंट कितना आएगा? 0। ए एक्स की वैल्यू कितनी? 10, ए वाई की वैल्यू 0, तो इसका स्क्वायर देखो ये खुद ही आएगा ना, है ना। अभी इसको याद कैसे रखोगे, लक्ष्य रेखा। अगर कोई वेक्टर है तो वेक्टर का कंपोनेंट उसके खुद के डायरेक्शन में वो खुद है। अगर कोई वेक्टर है तो उसका टुकड़ा उसके खुद के डायरेक्शन में वो खुद है। ए का वेक्टर ए एक्स खुद ही है वो, और उसी वेक्टर का उसको खुद को परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो 0 होगा। किसी वेक्टर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इट इज 0। ये समझ में आ रहा है? मैंने अगर बोला कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? इसका वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा, 0 वेक्टर होगा वो। ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0, इसका 0। किसी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मैग्नीट्यूड नहीं बनेगा। फिर से एक बार मान लो, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ले रहा हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। मैंने बोला मेरे पास एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है जो कि है ए वेक्टर, जिसने एंगल बना रखा है θ1। तो इसका ए वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? ए कॉस ऑफ θ1। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन ऑफ θ1। मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला जो कि P वेक्टर है, जिसने वर्टिकल के साथ में एंगल बना रखा है θ2। तो इस P वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट P cos θ2, P वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर जाएगा P sin ऑफ θ2। ये समझ में आया? अब मैं एक वेक्टर ले रहा हूं, ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये है, अपन नाम दे देंगे बी वेक्टर। तो ये जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? बी वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? 0। ये समझ में आ रहा है? बी वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट 0। अगर मेरे पास कोई वेक्टर होता, अच्छा बी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो खुद होगा। चला, अभी मैंने बोला मेरे पास एक वेक्टर है इस तरफ, ये वाला, ये है एक वेक्टर मेरे पास, नाम दे दिया मैंने
डी वेक्टर। अब मुझे बताओगे इस डी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, डी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो, किसी वेक्टर का कंपोनेंट उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होना है, जीरो। इतनी बातें क्लियर हैं? चलो मेरे ख्याल से कंसेप्ट तो सभी हो चुके हैं, अपन कुछ दो चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में अगर कुछ और मिल गया तो वो भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अगर इफ P वेक्टर इक्वल्स टू, बोर्ड में डिस्प्ले करने लग जाता, इफ P वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, तो क्वेश्चन है देन फाइंड magnitudes of then find the magnitude and direction cosines of p vector। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, समझो, देखो क्या पूछा है और फिर सॉल्व करो। अगर P वेक्टर इतना है, P वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दे रखा है, हमको पूछा है देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ P वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर निकालना है और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ P वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ P वेक्टर मतलब cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की वैल्यूज है ना। तो पहले P का मैग्नीट्यूड निकाल लें क्या, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस में उसकी जरूरत पड़ेगी। क्या P के साथ में यहां पर आई कैप के साथ में जो लिखा है वही x कंपोनेंट px है, स्केलर कंपोनेंट इन पी डायरेक्शन, ये वाला py बोल देंगे और ये वाला pz। मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर को ऐसे लिखने चलेगा या फिर सिंपली P लिख दिया तो भी चल जाएगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। डायरेक्ट डायरेक्ट करोगे, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, px का स्क्वायर प्लस py का स्क्वायर प्लस स्केलर कंपोनेंट इन z डायरेक्शन का स्क्वायर होगा। वैल्यू स्प्लिट करो, सॉल्व कर दो। ये जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 144 प्लस 16 प्लस 9 25, 144 प्लस 29 169 और अंडर रूट ऑफ 169 13। मतलब P का जो P वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर वो 13 है क्या, एक बिट आ चुका है। दूसरा पूछा हमको डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस ऑफ अल्फा, और कॉस ऑफ अल्फा होता है उस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x डायरेक्शन में और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ P, px की वैल्यू 3 अपॉन में P की वैल्यू 13। ऐसे ही cos ऑफ बीटा, cos ऑफ बीटा होगा P y बाय P, py की वैल्यू 4 अपॉन में P का मैग्नीट्यूड 13 और cos ऑफ गामा। अच्छा ये दोनों अगर मिला है मेरे पास, अगर ये वैल्यू वैसे तो आ ही जाएगी लेकिन फिर भी ये वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, मैंने बोला ये फॉर्मूला नहीं यूज करो, तो कैसे निकालोगे, प्रॉपर्टी यूज करके cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 के इक्वल होगा, है ना। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये तो पता नहीं, 1 माइनस ये सब हो जाएगा, बराबर ना, वहां से भी निकाल सकते हो। फिर भी cos ऑफ गामा विल बी pz अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ p, pz की वैल्यू 12
मैग्नीट्यूड 13, लो आ गया। समझा? चिल्लर चीज है, गेहूं टाका। क्या था एडिशन का? क्यों दिया था? ये पूछ रहे ना, क्यों दिया था? अब तो करके देखो ना, एडिशन तो इक्वल आना चाहिए। ये 13 है, ये 12 प्लस 4 16, 19 हो रहा है। तो ऐसे थोड़ी इक्वल आएगा, उसका स्क्वायर इक्वल आएगा। फॉर्मूला देखो ना, स्क्वायर है ना। अरे यार, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आना चाहिए ना। तो इसका स्क्वायर मीन्स 3/13 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 13 का स्क्वायर 169 प्लस ऑफ ये वाला आ जाओगे कॉस स्क्वायर बीटा 4/13, 16/169 होगा क्या, प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर गामा 12 का स्क्वायर अपन में 169। इसको सॉल्व करोगे तो वही मिलेगा क्या, ये पूरा 169 144 69 आया। झाला क्या? आगे बढ़े। समझा? क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया। क्वेश्चन है, अरे फाइंड द एंगल मेड बाय आई कैप प्लस जे कैप। ये एक वेक्टर है, वेक्टर फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन है, करो जल्दी। चलो चलो गप्पे मत मारो ताई लोग भाव लोग। फाइंड द एंगल मेड बाय आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर, वो एक ही वेक्टर है। ऐड हुआ है ना, आई कैप जे कैप के साथ ऐड हुआ है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ ऐड होकर के वेक्टर ही तो देगा। आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ में और वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया, ये तो निकालना है तुमको। कितना एंगल बनाया? 90 बोल रही है। लक्ष्य इकड़ा हमको क्या बोला, फाइंड द एंगल मेड बाय ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर ने कितना एंगल बनाया। इस वेक्टर को मैं नाम दे दूं क्या, ए वेक्टर है वो। ए वेक्टर कौन है, आई कैप प्लस जे कैप। मुझे बताओ ये जो ए वेक्टर है वो एक्चुअल में 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप है क्या, है ना। अब इस वेक्टर को अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर प्लॉट करता हूं, लक्ष्य दिया, तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर, ये जो वेक्टर है वो यही आएगा क्या, आई कैप 1 आई कैप। अरे यार, ये 1 आई कैप और 1 जे कैप, यही है ना। 1 आई कैप और 1 जे कैप। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा क्या, ये होगा, ये होगा ए वेक्टर। यही ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप है, यही है ना वो, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1,1 होंगे क्या। तो मेरे ख्याल से आप तो सीधा सीधा बोल दोगे एंगल कितना है।
45 समझ में आया ना। फिर भी अगर मैं निकालने की कोशिश करूं कॉन्सेप्ट यूज करके तो हमारे पास वेक्टर यही है 1i प्लस 1j बराबर। ये जो ए वेक्टर है इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा क्या, यही ए एक्स है और यही ए वाई है, इसको मैं ए एक्स बोलूंगा ना। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, दो ही कंपोनेंट है, ये 2 डायमेंशन में है ये वेक्टर। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 2 ही होगा क्या। मुझे एंगल निकालना है, हमने बोला एक काम करो डायरेक्शन कोसाइंस लेंगे। कॉस ऑफ अल्फा जो होता है, कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा इज द एंगल मेड बाय दैट वेक्टर विद एक्स एक्सिस होता है ना, डायरेक्शन कोसाइन जब हमने पढ़ा था यही समझा था। तो कॉस ऑफ अल्फा विल बी इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कॉस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू ए एक्स की वैल्यू 1 है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अंडर रूट ऑफ 2 है। कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू 1/2 है पर कॉस की वैल्यू 1/√2 45 डिग्री पर आता है, मतलब अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री है। ऐसे ही कॉस ऑफ बीटा जो होगा वो भी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन वाई डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ही होगा क्या। कॉस ऑफ बीटा जो है वो ए वाई की वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अंडर रूट ऑफ 2, कॉस बीटा की वैल्यू 1/√2, 1/√2 कितने एंगल पर, इसका मतलब बीटा 45। समझा। वैसे इतना ड्रॉ कर लिया तो आंसर तो तुम्हारा यहीं से आ जाने का, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया। कड़ा करते का हटा दो। हाउ एक क्वेश्चन और, कल अपन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन चालू करेंगे। वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन फिर से फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हर चीज को इंपॉर्टेंट ही बोलते तुम, है तो है। झाला क्या, हाँ 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 हाँ, ये करके दोगे मेरे को। क्वेश्चन है ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज इंक्लाइंड, टेढ़ा है। ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट an angle of 60 degree from the vertical। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट इट्स कंपोनेंट, find out its components along horizontal and vertical directions। जे बात, क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो, समझो, आंसर दो। ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का एक फोर्स है। ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का फोर्स इज इंक्लाइंड, टेढ़ा है, एट एन एंगल, कितने एंगल पर, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पर, किसके साथ, फ्रॉम द वर्टिकल। तो अगर ये वर्टिकल है तो फोर्स ने वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रखा है। लेट दैट
फोर्स भी ये वाला, जो फोर्स है वो ये है। इसने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया है, ये ना वर्टिकल, वर्टिकल के साथ इसने एंगल बनाया 60 डिग्री, और फोर्स का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूं ए वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है। डायरेक्शन किधर है, वर्टिकल के साथ इधर। अब उसने बोला फाइंड आउट इट्स कंपोनेंट, मतलब उसको रिजॉल्व करना है क्या, उसको रिजॉल्व करना है, फाइंड आउट इट्स कंपोनेंट। कहां पर, अलोंग हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा वर्टिकल आएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट बताओगे, इसका एक कंपोनेंट जाएगा इधर, दूसरा कंपोनेंट जाएगा इधर, यही होगा ना। तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये मिलेगा। इन दोनों के कर दिया हमने टुकड़े, रिजॉल्व। ये वाला जो टुकड़ा होगा उसी को हम ए एक्स बोलेंगे। ए एक्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और ये वाला ए वाई होगा। ये वाला एंगल 60 डिग्री इस कंपोनेंट के साथ बना है, तो कॉस जाएगा इसके साथ में। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 60, 4 इंटू कॉस 60 होता है 2 न्यूटन, बराबर। और ए वाई इसके साथ में जाएगा साइन कंपोनेंट, साइन ऑफ 60, 4 इंटू साइन 60 2√3 न्यूटन। आला, अपन यहां रुकेंगे।